हेलो दोस्तों, मैं मनीष आप लोग का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी विथ मनीष के में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम इसी सीरीज में आप लोग का आज स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपका जो टॉप 100 हमारा सीरीज चल रहा है उसमें हम आज आपका स्टार्ट करने वाले हैं आपका पॉलिटी। ठीक है, आज हम इस वीडियो में पॉलिटी करेंगे। हमने आपका जो आपका इससे पहले हमने करा दिया है वो आपका आप जाके एक बार प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेंगे। आपका यहाँ पे हिस्ट्री हो चुका है। ठीक है, 2 वीडियो आपका हिस्ट्री हो चुका है। और आपका पूरा का पूरा जो 4 वीडियो था वो 4 वीडियो में हमने 450 प्लस आपका जो था वो पूरा हमने करा चुका है जियोग्राफी का। ठीक है, तो जियोग्राफी का भी आप वीडियो जाएँ तो देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके जियोग्राफी का हमने कंप्लीट करा दिया है। और आपका हिस्ट्री का भी अब 1 से 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आज हम स्टार्ट करने वाले इसी सीरीज में। ये आपका रहेगा पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी का स्टार्ट करेंगे। इसमें भी आपका टॉप 100 सीरीज रहेगा। कम से कम टाइम में आप वन शॉट रिवीजन कर लेंगे। आपका यहाँ पे आपका एग्ज़ाम, क्योंकि आप भी जानते हैं आपका एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है और इस टाइम पे आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे वही आपके काम आने वाला है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसी सीरीज में बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आगे देखते हैं। आपका जो आज का टॉपिक है वो हमारा है भारत का संवैधानिक इतिहास। ठीक है, तो इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे आप। ठीक है, तो इसमें जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था। तो ये आपका आया था, वो आपका आया था 1773 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद से हमारा तो था पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था वो आया था 1784 में। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 का मुख्य प्रावधान क्या था। तो व्यापार एकाधिकार समाप्त करना था चार्टर 1813 का। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 का महत्व क्या था। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया 1833 में। ये आपका पूछ लेता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे आप। चार्टर एक्ट 1853 का विशेष प्रावधान क्या था। तो सिविल सेवा परीक्षा था। ठीक है, उसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1858 का प्रभाव क्या था। तो कंपनी शासन समाप्त कर दिया गया था 1858 में। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपका यहाँ पे 1861 का जो एक्ट आया था तो उसमें क्या क्या प्रावधान था। तो विधायिका में भारतीय सदस्य को जगह दिया गया। उसके बाद 1892 एक्ट का प्रावधान था, प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत किया गया 1892 एक्ट में। 1909 एक्ट को किस नाम से जाना जाता है। तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ये आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1909 एक्ट का प्रावधान क्या था। तो पृथक निर्वाचन था। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 1919 एक्ट किस नाम से जाना जाता है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारा द्वैध शासन कहाँ लागू हुआ था। तो प्रांतों में लागू हुआ था द्वैध शासन सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद से हमारा आएगा यहाँ पे 1935 एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। तो संघीय संरचना थी। ठीक है, आगे आते हैं आपका 1935 एक्ट में कितने सूचियाँ थी। तो 3 सूचियाँ थी। 1935 एक्ट के तहत आरबीआई कब बना था। तो 1935 में बना था। ठीक है, कैबिनेट मिशन कब आया था। तो 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो 1946 में ही संविधान सभा का भी गठन हुआ था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ये आपके अस्थाई थे। ठीक है, ये आपके जो अध्यक्ष थे वो अस्थाई थे। बट अगर अभी आपका यहाँ पे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, और अगर वहीं आपका अस्थाई पूछ दे, ठीक है, कि अस्थाई सदस्य कौन थे, तो वो आपके थे यहाँ पे, वो आपके कौन थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, तो आगे देखते हैं आपका यहाँ पे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गए। संविधान कब अपनाया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। लागू कब हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत कब गणतंत्र हुआ था। तो 1950 को गणतंत्र हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान का आधार कौन सा अधिनियम है। तो 1935 एक्ट है। संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे। 389 थे। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है आपका अंतिम संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए थे। तो 24 जनवरी 1950 को लास्ट बार संविधान पर हस्ताक्षर हुआ था। उसी दिन लास्ट बैठक हुई थी। ठीक है,
तो ये भी आपका पूछ दिया जाता है कि संविधान का लास्ट बैठक कब हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 में हुआ था, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आपका दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो आपका है संविधान की प्रस्तावना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। प्रस्तावना में हम भारत के लोग क्या दर्शाता है, तो जनसत्ता दर्शाता है। ठीक है, प्रस्तावना में कुल कितने आदर्श हैं, 5 है। संप्रभु का अर्थ है स्वतंत्र निर्णय लेने वाला। समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था, समाजवादी जब जो जोड़ा गया था वो 42वां संविधान जोड़ा गया था जब हुआ था, तो ठीक है। और 42वां संविधान कब हुआ था, तो 42वां संविधान हुआ था हमारा 1976 में। ठीक है, ये आपका 42वां संविधान हुआ था संशोधन। ओके, ये आप याद रखेंगे। आगे आ जाते हैं। पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान में जोड़ा गया। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। गणराज्य का अर्थ क्या है, तो निर्वाचित राष्ट्रपति। ठीक है, आगे आते हैं। यहाँ पे न्याय कितने प्रकार के थे, तो 3 प्रकार का था। स्वतंत्र न्याय जो था, स्वतंत्रता किन किन की है, तो विचार की है, अभिव्यक्ति की है और आदि की। ठीक है, समानता का अर्थ है कानून के समक्ष समानता। ठीक है, बंधुता किससे संबंधित है, तो राष्ट्रीय एकता से संबंधित है बंधुता। प्रस्तावना संविधान का भाग है, यानी प्रस्तावना पूछ रहा संविधान का भाग है, तो हाँ है। किस केस में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया था, तो केशवानंद भारती का जो केस था आप लोग जानते हैं, उसमें आपका संविधान प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया था। ठीक है, प्रस्तावना संशोधित की जा सकती है, यस किया जा सकता है। हाँ, प्रस्तावना में कुल शब्द कितने हैं, तो लगभग 73 शब्द हैं। ये आप जब प्रस्तावना पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। समाजवादी का अर्थ है आर्थिक समानता। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार। लोकतंत्रात्मक का अर्थ है जनता द्वारा शासन। तो ये आपका पूछ लेता है वन शॉट एग्जाम में, वनडे एग्जाम में आपका एक लाइन में पूछ लेगा कि पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में दे देगा, उसको आपको बताना रहेगा, तो ये आप ध्यान देंगे यहाँ पे। गणराज्य का अर्थ है वंशानुगत शासन नहीं होना। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा प्रस्तावना किससे प्रेरित है, तो ये कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो नेहरू जी ने कहा था संविधान की आत्मा प्रस्तावना को। प्रस्तावना में अखंडता कब जोड़ा गया, तो 42वां संविधान में अखंडता जोड़ा गया था। ठीक है, प्रस्तावना लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। प्रस्तावना में न्याय के प्रकार कितने हैं, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय होते हैं, आप लोग जानते हैं। ठीक है, आगे आता है प्रस्तावना का उद्देश्य क्या था, तो संविधान की मूल भावना बताना प्रस्तावना का उद्देश्य है। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने वीडियो देखा है और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लग रहा है कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, तो आप इस वीडियो को एक बार लाइक कर दें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और वीडियो को अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। ठीक है, अब आते हैं आपका आगे जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो देखते हैं, संघ व राज्य क्षेत्र से संबंधित देखते हैं, यानी भाग 1 देखते हैं हम आपका इसमें। ठीक है, भाग 1 में जो है हमारा वो संघ और राज्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड देखते हैं आपका यहाँ पे क्वेश्चन। तो इसमें हमारा पहला है भारत राज्यों का संघ है, किसमें कहा गया, तो अनुच्छेद 1 में। भारत में कितने राज्य हैं, तो 28 है। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 8 है, ये आप याद रखेंगे। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था, तो 1956 में हुआ था राज्य का पुनर्गठन। ठीक है, भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन हुआ था, हाँ हुआ था, इसी पे हुआ था, भाषाई आधार पे सबसे पहले हुआ था। नया राज्य बनाने का अधिकार किसके पास है, तो संसद के पास है। नया राज्य बना सकती है, उसको खत्म कर सकती है, सारा चीज संसद के पास है। ठीक है, अधिकार होता है। अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 2 में नए राज्य को बनाया जाता है। अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 3 के अनुसार आपका राज्यों का गठन व विभाजन किया जाता है, यानी जो पुराना जो राज्य है हमारा, उसमें अगर कुछ हमें बदलाव करना है उसके सीमाओं में, नामों में, तो वो हम आपका अनुच्छेद 3 में करेंगे। ठीक है, और अगर नए राज्यों का गठन करना है, ठीक है, तो हमारा अनुच्छेद 2 रहेगा, ये आप याद रखेंगे, इसमें कन्फ्यूजन आपका हो जाता है। संसद राज्य की सीमा बदल सकती है, हाँ बदल सकती है। राज्य की राय आवश्यक है, हाँ, पर बाध्यकारी नहीं, यानी अगर संसद चाहे तो राज्य की सीमा अगर बदलती है तो उसमें राज्य का मतलब राय जरूरी नहीं है, अगर राज्य देगा तो ठीक है, अदरवाइज कोई यहाँ पे बाध्यकारी नहीं है वो। ठीक है, उसके बाद है भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है, तो तेलंगाना है, जो 2014 में बना था, आपको याद होगा। ठीक है,
तेलंगाना कब बना था? 2014 में बना था। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में तो राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद देखते हैं आपका सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में, तो गोवा है। सबसे बड़ा यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लद्दाख है। ठीक है। दिल्ली किस प्रकार का क्षेत्र है, तो विशेष यूटी है, विशेष जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली है। जम्मू कश्मीर अब क्या है, तो ये भी आपका केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तर प्रदेश यूटी का प्रशासन कौन करता है, तो राष्ट्रपति के हाथ में होता है यूटी का प्रशासन। ठीक है। 69 का है प्रशासक लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन नियुक्ति करता है, तो राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है, तो यूटी प्रशासन से संबंधित है। अगर आपने इस वीडियो को देखा है, ठीक है, तो इससे पहले हमने पूरा हमारा 1 से लेकर और 395 यानी 1 से लेकर 395 अनुच्छेद जो है वो कौन से अनुच्छेद में कौन से आर्टिकल में आपका कौन क्या आपका है वो आपका पूरा का पूरा हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। इससे पहले हमारा प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। टोटल 1 शॉट रिवीजन आपका क्लास है वहाँ पे। ठीक है, उसको आप ज़रूर देख लें। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप एक बार ज़रूर देखें उस वीडियो को, क्योंकि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे आपका पूरा का पूरा पॉलिटी कवर किया गया है 1 से लेके 395 तक, जो कि आपको वहाँ से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा, और यहाँ से तो मिलेगा ही मिलेगा, वहाँ से भी देखने को मिलेगा। तो एक बार अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप एक बार जाके ज़रूर देख लें। ठीक है, आगे देखते हैं आपका यहाँ पे इसमें जो है हमारा पुडुचेरी में क्या है, तो विधानसभा है। दिल्ली का जो अनुच्छेद है 239 ए में है। ठीक है, जो केंद्र शासित में संसद कानून बना सकती है, तो हाँ बना सकती है। भारत का क्षेत्र क्या है, तो राज्य और यूटी यानी भारत का जो क्षेत्र है उसमें केंद्र शासित प्रदेश भी है और उसमें स्टेट भी है, यानी दोनों है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं संघ का अर्थ है, तो राज्यों का संघ है। आगे देखते हैं आपका चौथा जो आपका टॉपिक रहेगा आज का लास्ट, अनुसूचियां देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी एग्जाम में आपको बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 हैं। प्रारंभ में कितनी थी, तो 8 थी। ठीक है, अनुसूचियां कितनी थी प्रारंभ में, तो 8 थी। और ये किसके स्वर्ण सिंह समिति के जो हुआ था, स्वर्ण सिंह की जो समिति थी उसी के आधार पे आपका ये किया गया था शायद। ठीक है, एक बार आप कंफर्म कर लेंगे। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो भूमि सुधार से है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल विरोधी कानून से है। ठीक है, 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो पंचायत से है। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो नगर पालिकाएं से है। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुसूचियां हैं, इसको आप याद करके ही जाएंगे। एग्जाम से पहले आप जरूर देख लें इस वीडियो को, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इस वीडियो से रिवीजन कर लेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा रहेगा। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। पहली अनुसूची किससे संबंधित है, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है, तो वेतन से संबंधित है, यानी सैलरी से संबंधित है। तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है, तो शपथ से संबंधित है। आप इसको याद भी कर सकते हैं, मैं लास्ट में एक बार ट्रिक बता दूंगा, आप इसको इससे भी याद कर सकते हैं। SOR आपको लास्ट में मैं बता दूंगा, उससे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका है चौथी अनुसूची किससे संबंधित है, तो राज्यसभा सीटें से हैं। 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, 6वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो सूचियाँ जो है, जो राज्य सूची है, ठीक है, समवर्ती सूची है और जो संघ सूची है। ठीक है, ये जो तीनों सूचियां हैं इससे आपका 7वीं अनुसूची में है, ये तीनों आप याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं 8वीं अनुसूची है किससे है, भाषाएं से हैं। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 9वीं अनुसूची किस संशोधन में आई थी, तो फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ था, पहला संशोधन, उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था भूमि सुधार से। 10वीं अनुसूची कब आई थी, तो 52वां संशोधन हुआ था, जो 1985 में हुआ था संशोधन, उसमें आपका आया था 10वीं अनुसूची। ठीक है, 11वीं अनुसूची हुआ था 11वीं अनुसूची 73वां संशोधन में हुआ था 1992 में। ठीक है, उसी टाइम 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया था, जो 74वां संशोधन हुआ था वो भी 1992 में ही हुआ था।
आगे आते हैं, आपका इसमें है जो है 5वीं अनुसूची किन राज्यों पर लागू होता है, तो आदिवासी क्षेत्र पे लागू होता है। ठीक है, जैसे असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। उसके बाद है आपका 6वीं अनुसूची कहाँ लागू होता है, तो पूर्वोत्तर राज्य में होता है। ठीक है, उसके बाद आपका है 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं, तो 3 सूचियां हैं। अनुसूचियां किसका हिस्सा है, तो संविधान है, संविधान का हिस्सा है। भाषाओं की सूची कहाँ है, तो 8वीं अनुसूची में। पंचायत की शक्तियाँ कहाँ है, तो 11वीं अनुसूची में। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। जो आपका पूर्वोत्तर राज्य मैंने बताया था वो आपका यहाँ पे आएगा, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर, ये आपका यहाँ पे, और मेघालय। ठीक है, ये जो 5 राज्य हैं यहाँ पे आपका इसमें आएगा। गलती हो गया, आपका यहाँ पे आदिवासी क्षेत्र में मैंने बता दी। ठीक है, अब आपका जो यहाँ पे हो गया, हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। पंचायत की जो शक्तियाँ वो आप लोग जानते हैं कि वो 11वीं अनुसूची में है। जो यहाँ पे टॉप 100 हमारा जो सीरीज है वो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया, 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो एक बार आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा वीडियो लगा एक बार आप कमेंट में ज़रूर बताएं हमें। और अगर कोई आपका सजेशन है तो वो भी हमें दें कि आपको क्या सुधार चाहिए इस वीडियो में, वो हम आपके लिए जितना भी हमसे हो सकेगा मैं आपका इम्प्रूवमेंट करूँगा इसमें। ठीक है, और आगे आपका इस वीडियो में आपको ऐसे वीडियो में मिलते रहेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।